फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले विद साइंस पर। जैसे कि आपको पता है हमारे हेलोजन की जो हेलो एल्केन की जो रासायनिक अभिक्रिया चल रही है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। देखो, हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाओं की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था इसके 4 प्रकार होते हैं। एक होता है आपका नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, एक है आपकी विलोपन अभिक्रियाएं, एक थी आपकी जो आपकी धातुओं के साथ अभिक्रियाएं थी, और एक जो सबसे आखिर में और लास्ट में थी अपचयन अभिक्रियाएं। तो इनमें से जो फर्स्ट है वो तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड भी हमने हाफ से ज्यादा कवर कर लिया है। इसके कुछ पॉइंट आज हम कर लेंगे कवर, और उसके बाद लास्ट में जो आपके रह जाएंगे वो आज कंप्लीट हो जाएंगे। यानी आज हमारी हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाओं वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। जैसा कि आपको पता है इसमें हमारा जो सेकंड टॉपिक था विलोपन अभिक्रियाएं वो चल रही थी। विलोपन अभिक्रियाओं में हमने कई कवर कर लिए टॉपिक, लेकिन आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सबसे पहला आपका है विलोपन के अंदर हाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रियाएं। टॉपिक का नाम क्या बताया मैंने आपको? विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रियाएं। वैसे इसको भी विलोपन अभिक्रिया कहते हैं, इसको विलोपन अभिक्रियाएं भी कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको विलोपन अभिक्रियाएं भी कहते हैं। अब देखो, अब अपने बात करते हैं कि जो विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रियाएं हैं इसमें होता क्या है। देखो, पहले हेडिंग को समझो। विहाइड्रोहैलोजनीकरण का मतलब क्या होता है कि जिसमें आपके हाइड्रोजन और हैलोजन बाहर निकलते हैं। मतलब जब आप कोई भी हेलो एल्केन का यौगिक लोगे तो वहां से आप हैलोजन भी निकालोगे, हाइड्रोजन भी निकालोगे। तो जब किसी भी यौगिक से किसी भी चीज को निकालते हैं ना तो उसके आगे वी शब्द लग जाता है। वी का मतलब यहाँ पे हटाने से मतलब है, ठीक है। तो विहाइड्रोहैलोजनीकरण का मतलब है कि यहाँ पे हम जो कंपाउंड लेंगे उसमें हमारा हाइड्रोजन भी निकलेगा, हैलोजन भी निकलेगा, इस कारण इसका नाम विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रियाएं है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो आपके पास कोई भी अभिक्रिया है, मैंने ले लिया RCH2 CH3 और ले लिया मैंने Cl, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्या क्या निकलेगा ध्यान रखना है आपको। देखो, इसको मैं इस तरीके से लिखूं या फिर अगर मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया कि ये जो हाइड्रोजन है 2 की जगह मैंने शो कर दिया यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, मतलब बॉन्डिंग करके शो कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। और इस क्लोरीन को मैंने शो कर दिया यहाँ पे Cl, इस क्लोरीन को क्या शो कर दिया मैंने यहाँ पे Cl। अब देखो, आपका हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं इसे अपने? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के साथ वाले कार्बन को हम बोलते हैं बीटा कार्बन। ये चीज आपको याद रखना है। हैलोजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है उसे बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ जो कार्बन होता है उसे बोलते हैं बीटा कार्बन। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो आपका अल्फा का हैलोजन है और बीटा का हाइड्रोजन है ये दोनों आपस में बंध तोड़ देंगे और बाहर निकल जाएंगे। मैंने कल, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको विलोपन अभिक्रिया की छोटी सी डेफिनेशन क्या बताई थी। मैंने कहा था जहां 2 सिग्मा बंध टूटे और एक पाई बंध का निर्माण हो उसे हम विलोपन अभिक्रिया बोलते हैं, है ना। एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, इस इक्वेशन के अंदर वो पूरा फिट बैठता है, इस कारण से इसका नाम विलोपन भी है, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि जहां पे सिंगल बॉन्ड होता है उसे हम सिग्मा बोलते हैं, ये आपको ध्यान है। ये आपका सिग्मा है और ये भी आपका क्या है? सिग्मा है। अब एक तो ये सिग्मा वाला बंध टूट रहा है, एक ये सिग्मा वाला बंध टूट रहा है, यानी 2 सिग्मा बंध टूट रहे हैं और एक पाई बंध का निर्माण कैसे करेंगे? तो आप देखना यहाँ पर आपका उत्पाद क्या बन जाएगा? RCH। अब यहाँ पर CH2, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, सॉरी यहाँ पे CH2 आएगा ना, यहाँ पर CH2 है, मैंने यहाँ लिख दिया CH2। अब इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो रही है क्या? आप चेक करो,
कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे 1 2 3 और 4 पूरी हो रही थी, लेकिन जैसे ये सिग्मा बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, क्या अब कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होगी? आप कहोगे मैम नहीं होगी। अब इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पे भी देखो इसकी वैलेंसी कितनी है, 1 2 और 2 हाइड्रोजन यानी 4 कंप्लीट हो रही है। लेकिन जैसे ये क्लोरीन वाला बंध टूट गया तो क्या इसकी वैलेंसी पूरी हो रही है? नहीं हो रही। तो क्या करते हैं हम यहाँ पर इस तरीके से एक और बंध बना देते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि जब किसी में डबल बॉन्ड होता है तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है। सिग्मा तो अपनी जगह पर ही रहा है, सिग्मा तो अपनी जगह पर ही पड़ा है, लेकिन नया क्या बना यहाँ पर? नया आपका पाई बंध बना। नया आपका क्या बना? पाई बंध बना। समझ आ रही है बात? आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका 2 सिग्मा बंध टूट रहे हैं, एक पाई बंध का निर्माण कर रहे हैं। इसी को विलोपन कहा जाता है, इसी को विलोपन कहा जाता है, जिसमें 2 सिग्मा बंध टूटे और उससे एक पाई बंध का निर्माण हो, इसी को विलोपन कहा जाता है। ठीक है, इस अभिक्रिया को दोबारा सुनना। इसका नाम है विहाइड्रोहैलोजनीकरण। इसका नाम विहाइड्रोहैलोजनीकरण क्यों है? विहाइड्रोहैलोजनीकरण का मतलब होता है जो आपके पास कंपाउंड है, जो आपके पास यौगिक है, उसमें से आप हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों को बाहर निकाल रहे हो, इस कारण इसे विहाइड्रोहैलोजनीकरण कहा जाता है। और विहाइड्रोहैलोजनीकरण में क्या है, हाइड्रोजन जो है वो भी बाहर निकलेगा, हैलोजन जो है वो भी बाहर निकलेगा। अब किसका हाइड्रोजन किसका हैलोजन, तो आपको ध्यान में रखना है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसे अपने बोलते हैं अल्फा, और आपका अल्फा कार्बन के साथ वाले कार्बन को अपने बोलते हैं बीटा। अल्फा कार्बन से तो आपका निकलेगा हैलोजन और बीटा कार्बन से निकलेगा आपका हाइड्रोजन, और आपका क्या बाहर निकल गया, HCl बाहर निकल गया, और आपका क्या बन गया, एक पाई बंध बन गया। बात समझ आई? ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने ले ली यहाँ पर CH3 CH2Cl, इसको मैं ऐसे लिखूं या फिर मेरे को पता है कि मैं इसको ऐसे भी लिखूं तो मुझे ज्यादा समझ आएगा कि मैंने Cl को तो यहाँ लिख दिया और 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन को मैंने एक साथ लिखने की जगह इस तरीके से लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप मुझे बताओ कि इसमें हैलोजन कौन सा है, सॉरी इसमें अल्फा कार्बन कौन सा है, बीटा कार्बन कौन सा है? तो आप बोलोगे कि मैम ये तो बहुत इजी है, आपने हमें अभी बताया है हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो आपका होता है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ वाले कार्बन को कहा जाता है बीटा कार्बन, और यहाँ से जाएगा हैलोजन, यहाँ से जाएगा हाइड्रोजन। अगर यहाँ से जाएगा हैलोजन और यहाँ से जाएगा हाइड्रोजन तो आपका उत्पाद क्या बन जाएगा, आपका उत्पाद बन जाएगा, मैं यहाँ -H से लिख दूं, चाहे मैं यहाँ प्रोडक्ट के रूप में लिखूं या यहाँ -H से लिखूं, एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, 2 सिग्मा बंध टूटे एक पाई बंध बना, इसे ही विलोपन कहा जाता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अपने बात करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैंने एग्जाम्पल कुछ इस तरीके का लिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया CH2 यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, रुको, यहाँ मैंने लिख दिया Cl, यहाँ लिख दिया मैंने CH3 और यहाँ लिख दिया मैंने CH3। ठीक है, अब हाँ जी, ये इक्वेशन देखते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो हमें समझ आ रहा था आसानी से कि कहाँ हाइड्रोजन निकाले, कहाँ से हैलोजन निकाले। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिक्कत आएगी मैं आपको समझाती हूँ। मैंने आपको कहा हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो आपका अल्फा कार्बन है। आप बोलोगे हाँ जी मैम ये तो बहुत आसान है, ये तो समझ भी आ गया। मैंने आपको ये भी कहा कार्बन के साथ वाला कार्बन बीटा है, तो कार्बन के साथ ये भी तो है ना। मेरे क्वेश्चन को समझना आप, मैं क्या बोल रही हूँ आपको कि ये जो कार्बन है, इस कार्बन को हमने अल्फा कार्बन क्यों कहा, क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ है हैलोजन। हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उसे मैंने अल्फा कार्बन कहा, लेकिन इसके साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसे हम बीटा कार्बन कहते हैं। अब यहाँ पर दोनों ही कार्बन अल्फा कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं इसे भी बीटा बोलूंगी और मैं इसे भी बीटा बोलूंगी। बात समझ आ रही होगी आपको। अब आप बोलोगे कि मैम अगर ऐसी बात है, यहाँ बीटा कार्बन 2 बन रहे हैं, तो
हमारे पास तो 2 कार्बन ऑप्शन मिल रहे हैं हाइड्रोजन बाहर निकालने के लिए। कहने का मतलब है आप यहाँ से भी हाइड्रोजन लेके HCl बाहर निकाल सकते हो, आप यहाँ से भी हाइड्रोजन लेके HCl बाहर निकाल सकते हो। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि क्या बनेगा सही मायने में? तो आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पर सुनना। अगर आप इस इक्वेशन में, मैं इसको लिख देती हूँ। अब इसमें आपके पास 2 ऑप्शन है, ये तो आपको साफ ही पता चल रहा है। आप हाइड्रोजन यहाँ से भी निकाल सकते हो, आप हाइड्रोजन यहाँ से भी निकाल सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है। अगर मान लो आप इसके वाला हाइड्रोजन निकालना चाहते हो, अगर इसके वाला हाइड्रोजन निकालना चाहते हो तो मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख देती हूँ, CH3CHCl, यहाँ लिख देती हूँ CH2 और H, इस तरीके से लिख दिया मैंने, ठीक है। या फिर अगर आप इधर वाला हाइड्रोजन निकालना चाहते हो तो आप इसको इस तरीके से लिखना, CH2HCHCl, यहाँ आ जाएगा CH3। अब आप बोलोगे मैम मेरे सामने तो 2 ऑप्शन है, मैं चाहूं तो ये वाला हाइड्रोजन निकाल लूंगा तो ये HCl निकल जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन मतलब निकालना चाहूं तो यहाँ से HCl निकल जाएगा। बात समझ आ रही होगी आपको? आपने इस वाले कंडीशन में इसको अल्फा और इसको बीटा कार्बन माना, और इस वाले कंडीशन में आपने इसको अल्फा और इसको बीटा कार्बन माना। अगर आप उत्पाद की बात करो तो यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में आपका क्या बन जाएगा, यहाँ प्रोडक्ट के रूप में आपका बन जाएगा CH3, यहाँ बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ प्रोडक्ट के रूप में आपका क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर बात? तो मैं आपको कहूंगी कि आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, आपका दोनों ही ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। क्योंकि दोनों में अगर आप देखो तो बिल्कुल सेम ही तो बन रहा है, बिल्कुल सेम ही बन रहा है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन टेंशन की बात कहाँ पर है, अब सुनना ध्यान से। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया CH2, यहाँ लिख दिया मैंने CH3, यहाँ लिख दिया मैंने CH2, यहाँ लिख दिया मैंने CH3, यानी मैंने जो रिंग बनाया है कार्बन का जो चेन है वो अब 4 कार्बन का है, पहले 3 का था अब 4 का है। अगर इस कंडीशन की बात करूं तो यहाँ पर जो मेरा इक्वेशन है वो ये बन जाएगा। यहाँ पे जो मेरा इक्वेशन है इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख दूं, देखना ध्यान से आप लोग। यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, अब ठीक है, ठीक है। अब देखो जब 3 कार्बन थे हमें कोई दिक्कत नहीं था, बीटा दोनों ही बन रहे थे, तो कहीं से भी हाइड्रोजन निकालो, कहीं से भी हैलोजन निकालो। हैलोजन तो सिर्फ अल्फा से निकलेगा, लेकिन बीटा के ऑप्शन 2 थे तो कहीं से भी हाइड्रोजन निकालो, कोई दिक्कत नहीं होती थी, ठीक है। लेकिन अब क्या बात आ रही है, अब बात आती है कि अब आपने 4 कार्बन का रिंग ले लिया, 4 कार्बन का चेन ले लिया। यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला कि जैसे आपने कार्बन की संख्या बढ़ा दी तो अब इसमें अंतर आ जाएगा। अब इसमें अंतर क्यों आएगा, आप बोलोगे मैम अब क्या दिक्कत होगी, कार्बन की संख्या ही तो बढ़ाई है। मैंने कहा बेटा जी अभी दिक्कत है। क्यों दिक्कत है, सुनना। देखो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही कार्बन की संख्या बढ़ाते हैं तो अब ये 4 कार्बन का बन चुका है चेन, 3 का तो रहा नहीं अब ये। देखो यहाँ पर क्या होता है कि अब देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो प्रोडक्ट आपका बन जाएगा CH3, यहाँ आपका बन जाएगा CH2, यहाँ आपका बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोडक्ट बन जाएगा इससे। और इसकी बात करें तो इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा, इससे प्रोडक्ट बनेगा आपका CH3, ये बन गया CH, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड CH CH3। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ डबल बॉन्ड जो 2 कार्बन है ना, जिन 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है उसे आपने मेन चेन मान लेना है, मुख्य श्रृंखला मान लेनी है। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड इन 2 कार्बन के बीच है, वहां पर डबल बॉन्ड उन 2 कार्बन के बीच में है। अब ध्यान से देखो, अब मैंने आपको पीछे बेसिक ऑर्गेनिक वाले जो क्या कहते हैं जितने भी वीडियोस हैं उसमें बहुत अच्छे से समझाया है कि भाई यहाँ पे अगर ये मेन चेन हुआ तो ये प्रतिस्थापी समूह हुआ, और यहाँ पर अगर ये मेन चेन हुआ तो यहाँ पर ये दोनों प्रतिस्थापी समूह हुए। समझना इस चीज को। अब मुझे बताओ कि इन दोनों में से ज्यादा प्रतिस्थापी समूह किसमें बन रहे हैं, इन दोनों में से ज्यादा प्रतिस्थापी समूह किसमें बन रहे हैं,
आपने कुछ नहीं देखना, जब कार्बन की संख्या बहुत ज्यादा आ जाए, बीटा के ऑप्शन भी ज्यादा आ जाए, तो उस टाइम हमें सबसे पहले तो दोनों ही क्या करने हैं, इक्वेशन बना लेने हैं। एक को अगर आप देखो, मैं इसको रिपीट कर रही हूँ, ताकि आप इसको ये वापस से अच्छे से समझो, ठीक है। मैंने आपको बोला कि जब कार्बन की श्रृंखला इस तरीके से 4 है और इसमें आपने यहाँ पर क्या जोड़ रखा है, हेलोजन। हेलोजन के साथ वाला कार्बन अल्फा, लेकिन इसके साथ वाले कार्बन बीटा कहलाते हैं। अब अल्फा के साथ यहाँ 2 कार्बन है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, आप दोनों में से हाइड्रोजन निकाल सकते हो। आपने क्या किया, एक बार इससे हाइड्रोजन निकाला, एक बार इससे हाइड्रोजन निकाला। जब आपने इससे हाइड्रोजन निकाला तो आपकी इक्वेशन बन गई ये। अगर आपने इससे हाइड्रोजन निकाला तो आपकी ये जो समीकरण है, मतलब आपकी जो इक्वेशन है वो ये बन गई। अब आप बोलोगे कि मैम इनमें क्या अंतर है, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, क्यों पड़ता है? आपको मैंने कहा कि जहां आपके 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन रहे हैं उनको तो आपने मान लेना है मेन चेन, और इसको भी आपने यहाँ पे इन 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन रहा है तो इसे आपने मान लिया मेन चेन यानी मुख्य श्रृंखला। और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है कि मुख्य श्रृंखला के अलावा जितने भी ग्रुप जुड़े हुए हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके प्रतिस्थापी समूह कहलाते हैं। यहाँ पर कितने एल्किल प्रतिस्थापी समूह बन रहे हैं? पहले वाले में आपका देखा जाए तो एक ही प्रतिस्थापी समूह बन रहा है, लेकिन दूसरे वाले में कितने प्रतिस्थापी समूह बन रहे हैं? 2। अब कई बच्चे ये मत सोच लेना कि मैम यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 प्रतिस्थापी समूह है, यहाँ पे 2 कार्बन है तो प्रतिस्थापी समूह क्यों नहीं है। देखो आपको एक चीज ध्यान में रखना है, मेन चेन के इस तरफ एक कार्बन है तो इसे तो हमने बोल दिया मैथिल, इस तरफ एक और है तो उसे बोल दे मैथिल। दोनों ने क्या कर रखी है, अलग अलग बॉन्डिंग कर रखी है। दोनों ने क्या कर रखी है, अलग अलग बॉन्डिंग कर रखी है मेन चेन के साथ। यानी एक तो जुड़ा हुआ है फर्स्ट नंबर वाले कार्बन के साथ और एक जुड़ा हुआ है आपका सेकंड नंबर वाले कार्बन के साथ। समझ आ रही है बात? फर्स्ट नंबर कार्बन के साथ जो मैथिल जुड़ा हुआ है और सेकंड नंबर कार्बन के साथ जो मैथिल जुड़ा हुआ है, दोनों अलग अलग जुड़े हुए हैं। इसलिए यहाँ जो प्रतिस्थापी कार्बन समूह की संख्या है वो है 2। लेकिन इस वाले इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर मुख्य श्रृंखला के साथ, मेन चेन के साथ केवल एक ही बंध से जुड़ा हुआ है, इसे हम बोलेंगे एथिल। इसमें 2 मैथिल थे लेकिन इसमें एक ही एथिल है। समझ आ रही बात? कार्बन की संख्या मत देखो, आप ये देखो बॉन्डिंग कितने नए बन रहे हैं। यहाँ पर 2 अलग अलग बॉन्डिंग है लेकिन यहाँ पर एक ही बॉन्डिंग है, यानी इसमें 2 प्रतिस्थापी समूह है, इसमें एक ही प्रतिस्थापी समूह है। समझ आई बात? अब आप बोलोगे कि मैम सबसे ज्यादा प्रतिस्थापी समूह यहाँ बन रहे हैं, तो इसका मतलब है जहां प्रतिस्थापी समूह की संख्या ज्यादा होती है वो आपका सबसे ज्यादा स्थायी होता है। जो आपका सबसे ज्यादा स्थायी होता है उत्पाद उसी का बनता है। उत्पाद किसका बनता है? उसी का बनता है। क्लियर बात? तो ये चीज किसने क्लियर किया था? ये चीज क्लियर किया था आपका सैथजेफ नामक वैज्ञानिक ने। किसने बताया था ये चीज आपको? सैथजेफ नामक वैज्ञानिक ने बताया था। इसलिए इसको अपने क्या बोलते हैं? सैथजेफ नियम। इसे अपने क्या बोलते हैं? सैथजेफ नियम। इसे अपने क्या बोलते हैं? सैथजेफ नियम बोलते हैं। तो आई थिंक ये सैथजेफ नियम वाला जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे वुर्ट्ज अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? वुर्ट्ज अभिक्रिया। अब ये जो वुर्ट्ज अभिक्रिया है ये एक नेमिंग रिएक्शन है, तो ये क्या है आपका? काफी इंपॉर्टेंट है। वुर्ट्ज अभिक्रिया में होता क्या है? देखो वुर्ट्ज अभिक्रिया में क्या होता है कि आप जितना कार्बन लेते हो अभिक्रिया में अभिकारक के रूप में, उससे डबल आप उत्पाद के रूप में बनाते हो। अगर मान लो आप एक हेलोएल्केन ले रहे हो और उस एक हेलोएल्केन में एक ही कार्बन है तो आप उत्पाद के रूप में 2 कार्बन प्राप्त करते हो। कहने का मतलब है जितना आप अभिकारक में लेते हो उसके दुगने आप उत्पाद में प्राप्त करते हो वुर्ट्ज अभिक्रिया में, उस रिएक्शन के दौरान। तो अब हम समझेंगे कि इस अभिक्रिया में ऐसा क्या होता है कि वो आपका क्या हो जाता है? 1 से 2 बन जाते हैं, 2 से 4, 4 से 8 कार्बन बन जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना इस चीज को। वुर्ट्ज अभिक्रिया में मैंने ले लिया एक हेलोएल्केन।
क्या ले लिया मैंने, एक हेलो एल्केन। इस हेलो एल्केन की अभिक्रिया करवाई जाती है सोडियम आयोडाइड से। किससे करवाई जाती है आपकी, सोडियम आयोडाइड से। अब सोडियम आयोडाइड से इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होता है कि जो आपका हेलो एल्केन है, यहाँ पर जो हेलोजन है वो तो क्या हो जाएगा, सोडियम के साथ बाहर निकल जाएगा। फिर आप बोलोगे कि मैम अगर ये सोडियम के साथ बाहर निकल जाएगा तो फिर हमें 2 कार्बन कैसे प्राप्त हो रहे हैं, तो ध्यान से सुनना। यहाँ पर ना आयोडाइड मत लेना आप लोग, आयोडाइड नहीं लिया जाता, सॉरी भाई मिस्टेक के लिए। यहाँ पर आप क्या करोगे कि इसके अभिक्रिया इससे करवाओगे। अब आप कहोगे कि मैम सोडियम तो हेलोजन के साथ बाहर निकल जाएगा। आपने तो कहा था हमें एक नहीं 2 कार्बन प्राप्त होगा, 2 एल्केन प्राप्त होगा। तो आपको 2 एल्केन प्राप्त करने के लिए यहाँ पे एक और हेलो एल्केन लेना पड़ता है। यहाँ पे क्या करना पड़ता है, एक और हेलो एल्केन लेना पड़ता है। देखो कॉन्सेप्ट को समझना, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक एल्केन अलग ले रहे हैं, दूसरे एल्केन अलग ले रहे हैं, लेकिन वुडस अभिक्रिया करेगा, इन दोनों को जोड़कर एक बना देगा। समझ आ रही है बात, इन दोनों को जोड़कर एक बना देगा। जहां आप एक ले रहे थे वहां आपके 2 एक साथ मिलेंगे। इसके अभिक्रिया देखते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर हेलोजन आपका, यहाँ पर हेलोजन एक था तो सोडियम के साथ बाहर निकल जाएगा NX के रूप में। लेकिन अगर हेलोजन 2 हो गए तो बाहर निकालने के लिए हमें सोडियम कितने चाहिए, 2 चाहिए। सीधी सी बात है, यहाँ पर आपने 2 सोडियम ले लेंगे। अब ये 2 सोडियम जो है वो क्या करेगा, 2 हेलोजन के साथ अभिक्रिया कर लेगा, 2 हेलोजन के साथ अभिक्रिया कर लेगा और आपको उत्पाद के रूप में क्या मिलेगा, उत्पाद के रूप में मिलेगा आपको एल्केन प्लस में 2NaX। आपको एल्केन और 2NaX प्राप्त हो जाता है। देखो वुडस अभिक्रिया के कॉन्सेप्ट को दोबारा सुनना। आपने यहाँ पर एक क्या लिया, हेलो एल्केन लिया, ठीक है। अब ये हेलो एल्केन अपना अलग है, ये हेलो एल्केन अपना अलग है, लेकिन वुडस अभिक्रिया के थ्रू आप क्या करते हो, आप इन दोनों हेलो एल्केनों को जोड़ देते हो। दोनों हेलो एल्केन से जोड़कर, जो कि एक एक कार्बन का था या एक एक था, उसको आपने जोड़ करके डबल कर दिया। समझ आ रही होगी बात। जहां हेलो एल्केन के अंदर एक ही एल्केन था, आपने उससे क्या किया, 2 एल्केन एक बना दिए, दोनों को जोड़कर दोनों को एक ही बॉन्डिंग में जोड़ दिया। पहले ये अलग अलग पड़े थे, लेकिन आपने इनको बाद में एक ही बॉन्डिंग में जोड़ दिया। इसे हम बोल रहे थे एल्किल हैलाइड, इसे अपने बोल रहे थे एल्किल हैलाइड। अब इस सब में क्या बोलेंगे, डाई एल्केन। इस तरीके से आप समझ सकते हो, ये आपका डाई बन चुका है, यानी 2 एल्केन बन चुका है। समझ आ रही होगी आपको बात। अच्छा, हमने अपने स्टार्टिंग में बात की थी कि हम पहले विलोपन अभिक्रिया पढ़ेंगे, विलोपन के बाद हमने कहा था कि हमारी अभिक्रिया होगी धातुओं से। तो ये दूसरा पॉइंट स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट स्टार्ट हो चुका है। ये हमारी किससे अभिक्रिया चल रही है, धातुओं से अभिक्रिया। अब किससे अभिक्रिया चल रही है, धातुओं से अभिक्रिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो अपने क्या ले रहे हैं, सोडियम ले रहे हैं। आपको ध्यान है सोडियम एक धातु है, तो ये धातुओं से अभिक्रिया चल रही है। पहला वुडस अभिक्रिया है, वुडस अभिक्रिया में हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं हेलो एल्केन। मैंने वापस क्या बताया, सबसे पहले आपने एक हेलो एल्केन लिया और एक सोडियम लिया। आपको पता है एक सोडियम जो है वो एक क्या करेगा, हेलोजन को लेके बाहर निकल जाएगा। लेकिन मैंने आपको कहा कि आपको एक नहीं 2-2 एल्केन प्राप्त होंगे। अब 2-2 एल्केन तो तभी प्राप्त होंगे ना जब आप 2 हेलो एल्केन लोगे। क्या एक से 2 बन जाएंगे क्या, आप लोग कभी नहीं बन सकते, एक का तो हमेशा एक ही रहेगा। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, एक हेलो एल्केन जो है इसके अभिक्रिया, इसके साथ एक और हेलो एल्केन ले लेते हो। अब 2 हेलो एल्केन लोगे तो एल्केन तो आपको 2 मिल गया, लेकिन साथ में 2 हेलोजन भी तो मिला है ना। और ये 2 हेलोजन जो है, अगर इस 2 हेलोजन की बात करें तो 2 हेलोजन को बाहर निकालने के लिए हमें 2 सोडियम चाहिए। इसलिए 2Na जो है 2X के साथ बाहर निकल जाता है 2NaX के रूप में। और हमें क्या मिल जाता है, हमें एक एल्केन मिल जाता है। जहां पहले एक एल्केन था वहां आपको 2 एल्केन मिल रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मैंने ले लिया यहाँ पर CH3I, यहाँ पे CH3I, इसकी अभिक्रिया मैंने किससे करवा दी, 2Na से। अब जैसे मैं इसकी अभिक्रिया 2Na से करवाऊंगी तो आपको पता है हेलोजनों को तो कौन बाहर लेके चल जाएगा, सोडियम बाहर लेके चल जाएगा। तो आपका उत्पाद क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3।
प्लस में आपका 2 क्या बाहर निकल जाएगा, 2NaI। समझ आ गई बात। ये तो आपका हो गया क्या, ये हो गया आपका एथेन। ये क्या हो गया आपका एथेन। लेकिन आपने क्या लिया था, मेथेन आयोडाइड, मेथेन आयोडाइड, मेथेन मेथेन से आपने क्या बना दिया, एथेन बना दिया। यही वोटर्स अभिक्रिया में होता है। क्लियर बात। उसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया होती है आपकी जिंक धातु से। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो लिखने की जरूरत नहीं है आपको, इसके एग्जाम्पल ही आप लोग लिख लेना। इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, वोटर्स अभिक्रिया। वोटर्स अभिक्रिया, ये तो हमने बात कर ली वोटर्स अभिक्रिया के बारे में। नेक्स्ट अपने बात करेंगे किसकी, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया की। किसकी बात करेंगे अपने, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया की बात करेंगे। देखो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया की बात करें तो पहली बात तो हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, धातुओं से अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, है ना। अभिक्रिया किसकी बात हो रही है, हेलो एल्केन के रासायनिक गुण की बात हो रही है, तो हेलो एल्केन तो आप लोगे ही। लेकिन अभिक्रिया की बात किसकी चल रही है, आपकी बात चल रही है धातुओं से। धातुओं से अभिक्रिया की बात चल रही है, तो यहाँ पर आप क्या लेते हो, यहाँ पर आप ले लेते हो जिंक। पर हम क्या करते हैं, 2 जिंक लेते हैं। ठीक है, 2 जिंक लेते हैं और इसकी अभिक्रिया किससे करवाते हैं, 2 जिंक है तो 2 एल्किल हैलाइड से इसकी अभिक्रिया करवा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको खोल के लिखना चाहो तो खोल के लिख सकते हो, जैसे हम इसको समझ रहे थे लेके। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के साथ ही लेके चलती हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। मैंने ले लिया C2H5, यहाँ ले लिया Br, और यहाँ पे भी ले लिया मैंने C2H5, और क्या ले लिया मैंने, Br। अब ध्यान से देखना क्या होता है, यहाँ पर जो हमारी अभिक्रिया है ना, इसमें तो दोनों सोडियम बाहर निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अगर आप बात करो तो एक जिंक के ऊपर कितना चार्ज होता है, +2। समझ रहे इस चीज को, एक जिंक के ऊपर कितना चार्ज होता है, +2। अगर एक जिंक के ऊपर +2 चार्ज होता है तो इसको, ये जिससे भी अभिक्रिया करेगा वो कम से कम -2 का होना चाहिए, तभी अभिक्रिया संतुलित होगी। ये आपने 11th में पढ़ा होगा, नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, नहीं पढ़ा तो भी सुन लो। जिंक पे चार्ज होता है +2, और +2 जब किसी से जुड़ेगा तो वो क्या होना चाहिए, -2 होना चाहिए, तभी दोनों मिलके उदासीन होंगे। ठीक है, अब मैंने कहा कि आपका उत्पाद क्या बनेगा, आपका उत्पाद बनेगा ZnBr2। आपका उत्पाद क्या बनेगा, ZnBr2, क्योंकि Br के ऊपर होता है -1 चार्ज। एक Br पर -1 है, दूसरे Br पर -1 होगा, तो दोनों को मिलाएंगे तभी तो -2 होगा। एक जिंक के ऊपर तो है +2, तो -2 के लिए यहाँ पर इसे क्या लेना पड़ता है, 2 ब्रोमीन लेना पड़ता है। उत्पाद बनता है आपका ZnBr2। उत्पाद क्या बन जाता है आपका, ZnBr2। अब ZnBr2 उत्पाद बन गया, और क्या उत्पाद के रूप में बाहर निकलता है, C2H5। जिंक जो एक बच गया वो बिल्कुल इनके बीच में जाके बैठ जाता है, यहाँ पे बच गया C2H5। ये था आपका फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, या फ्रैंकलैंड अभिकर्मक भी बोल सकते हो आप। इसे मैं बोल देती हूँ फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। इसे मैंने क्या बोल दिया, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। ये रिएक्शन भी इजी है। पहले वाले में क्या हुआ था, पहले वाले में जिसमें हम वोटर्स अभिक्रिया की बात कर रहे थे, वो तो दोनों सोडियम दोनों हैलाइड को लेके बाहर निकल रहा था। अब ऐसा भी क्यों हो रहा था, क्योंकि एक सोडियम के ऊपर क्या आता है, +1 चार्ज। एक सोडियम पे +1 होता है, आई पे होता है -1। तो एक सोडियम एक ही आयोडीन के साथ अभिक्रिया करेगा, तो 2 आयोडीन के साथ अभिक्रिया करने के लिए हमें 2 सोडियम चाहिए थे, वो हमने बाहर निकाल दिए और हमें एथेन प्राप्त हो गया। लेकिन जिंक के ऊपर होता है +2 चार्ज, और +2 चार्ज को संतुलित -2 ही कर सकता है। और -2 हमें कैसे मिलेगा, दोनों Br को लेके जाएंगे तब जाके -2 मिलेगा। इसलिए ZnBr2 यहाँ बाहर निकल जाता है, और जो एक जिंक बच जाता है वो इनके बीच में जुड़ जाता है। क्लियर बात। अब इसके बाद देखो ये नेमिंग रिएक्शन है सारे। एक और नेमिंग रिएक्शन जो है आपकी वो है ग्रीनियर अभिकर्मक। एक और नेमिंग रिएक्शन क्या है आपकी, ग्रीनियर अभिकर्मक। ये सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे। आज की जो क्लास है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सारे इक्वेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
ठीक है। ग्रीनियर अभिकर्मक कैसे प्राप्त किया जाता है? ग्रीनियर अभिकर्मक टॉपिक कौन सा चल रहा है? धातुओं से अभिक्रिया। धातुओं से अभिक्रिया की बात करेंगे तो फिर हमारे यहाँ पर हम जो अभिक्रिया करवाएंगे हेलो एल्केन की, उसमें हम धातु लेंगे। यहाँ तक बात क्लियर। लेकिन ग्रीनियर अभिकर्मक में धातु के रूप में क्या लिया जाता है? तो आपको लिखना है मैग्नीशियम। वुडस अभिक्रिया में धातु के रूप में क्या लिया जा रहा है? सोडियम। फ्रैंकलिन अभिकर्मक में धातु के रूप में क्या लिया जा रहा है? जिंक। ग्रीनियर अभिकर्मक में धातु के रूप में क्या लिया जा रहा है? मैग्नीशियम। है सारे हेलो एल्केनी, लेकिन अभिकर्मक किस नाम बदला तो धातु बदल गया। ये चीज भी आपको याद रखना है कि हम किस अभिक्रिया की बात कर रहे हैं और उस अभिक्रिया में कौन सी धातु की बात होगी। अगर आपने आगे पीछे कर दिया, आपकी इक्वेशन सारी गलत हो जाएगी, आपका मेहनत सारा खराब जाएगा। इसलिए अच्छे से तैयारी करो ताकि आपसे कोई गलती ना हो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे इनके बीच अभिक्रिया करवाते हैं, अभिक्रिया कराने के दौरान जैसे जिंक इनके बीच में आके बैठ गया था ना, वैसे ही मैग्नीशियम भी इनके बीच में आके बैठ जाता है। अभिक्रिया में उत्पाद बन जाता है RMgX। क्या बन जाता है आपका? RMgX। क्लियर बात? ये भी एक अभिकर्मक है। इसका उपयोग हम आगे आने वाली जो अभिक्रियाएं हैं उनमें उत्प्रेरक की तरह काम में लेंगे। उत्प्रेरक मतलब अभिक्रिया में कैसे परिवर्तन लाएंगे ना, उस तरीके से हम पढ़ेंगे। तो आई थिंक ये सारी क्वेश्चन बहुत इजी थी, समझ आ गई होगी आपको, कोई ज्यादा इशू नहीं है। एक मैंने आपको कहा था ये तो थी धातुओं के साथ अभिक्रिया, एक है आपके अपचयन, वो भी मैं यहीं पे बता देती हूँ क्योंकि वो बहुत ही छोटा है। नेक्स्ट आपका क्या है? अपचयन अभिक्रियाएं। नेक्स्ट आपका क्या है? अपचयन अभिक्रियाएं। ये तो क्या थी? धातुओं के साथ पढ़ रहे थे हम इतनी देर। अब हम बात कर रहे हैं अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में। तो अपचयन का मतलब क्या होता है? नॉर्मल आपने सुना होगा, आप 10th से 9th से पढ़ते आ रहे हो, शायद 8th में भी था, तो आपने पढ़ा होगा कि भाई एक तो होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, एक होती है अपचयन अभिक्रिया। बचपन से तो यही पढ़ते आ रहे हो, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का बाहर निकालना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का बाहर निकालना अपचयन, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन। फिर जैसे जैसे बड़ी क्लास में आते हो एक दो डेफिनेशंस और ऐड हो जाती है कि जिसमें विद्युत ऋणी तत्वों का योग होता है उसको कहते हैं ऑक्सीकरण, और जिसमें विद्युत ऋणी तत्वों का निष्कासन होता है उसे कहते हैं अपचयन। ठीक है, मैं ना यहाँ पे ऐसे करती हूँ, यहाँ पे छोटा सा लिख देती हूँ, ऑक्सीकरण अपचयन में छोटा सा डिफरेंस बता देती हूँ ताकि आपको ये हमेशा के लिए याद रह जाए। ठीक है, ये एक तरफ मैं लिख देती हूँ ऑक्सीडेशन और एक तरफ मैं लिख देती हूँ रिडक्शन। ठीक है, समझ जाना आप लोग। एक तरफ मैंने क्या लिख दिया? ऑक्सीडेशन, और एक तरफ मैंने लिख दिया रिडक्शन। अब देखो इन दोनों में एक मामूली सा अंतर है। क्या अंतर है? ध्यान देना। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन ऐड होता है। अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन रिड्यूस होता है, बाहर निकल जाता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? हाइड्रोजन रिड्यूस हो जाता है। अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? हाइड्रोजन ऐड होता है। यहां तक तो आप सभी को पहले से पता था। आप लोगों ने एक बात और सुनी होगी, मैं आपको बता देती हूँ तरीका याद रखने का कि विद्युत ऋणी और विद्युत धनी को आप कैसे याद रखोगे। कंफ्यूजन तो हो ही जाती है। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव। हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। जहां ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं, मैं इनडायरेक्टली बोल सकती हूँ कि उनमें विद्युत ऋणी तत्व भी तो जुड़ेंगे। मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में क्या होता है? जो आपके विद्युत ऋणी तत्व होते हैं, विद्युत ऋणी तत्व होते हैं, वो भी क्या होते हैं? वो भी आपके ऐड होते हैं। विद्युत ऋणी तत्व भी आपके क्या होते हैं? ऐड होते हैं। आपको पता है जो ऑक्सीकरण में होता है ना, अपचयन में उसका बिल्कुल अपोजिट होता है। ये भी आपको ध्यान है। अगर इसमें विद्युत ऋणी तत्व ऐड होंगे तो इसमें क्या होगा? विद्युत ऋणी तत्व का क्या हो जाएगा? निष्कासन। विद्युत ऋणी तत्व का क्या हो जाएगा? निष्कासन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ZnBr2। ठीक है, अब इसको अपने पूरा कर लेते हैं सारणी को, क्योंकि ये चीज आपके ना आगे काम आती रहेगी, बहुत काम आएगी आगे।
इस चीज को याद रखोगे, आगे बहुत ही काम आएगी। आप इन फ्यूचर जब भी इसको पढ़ोगे तब भी आपकी हेल्प करेगी। तो इसलिए छोटी सी सारणी जो है ये अपनी कॉपी की साइड में बना के रख लेना, इसको याद कर लेना, ठीक है। अब मैंने आपको कहा कि ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है, हाइड्रोजन निष्कासित हो रहा है, हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। अगर हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है तो हाइड्रोजन पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज वाला तो निकल रहा है ना, यानी मैं कह सकती हूँ इसमें विद्युत ध्वनि भी तो बाहर निकल रहा है। क्लियर हो रही होगी बात। तो इसमें किसका निष्कासन होता है, विद्युत ध्वनि, विद्युत ध्वनि तत्वों का निष्कासन, विद्युत ध्वनि तत्वों का निष्कासन। और जो ऑक्सीडेशन में हो गया वो रिडक्शन में अपोजिट है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है यानी विद्युत ध्वनि तत्व ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा विद्युत ध्वनि तत्वों का योग, विद्युत ध्वनि तत्वों का योग। एक पॉइंट और आपको याद रखना है, जिसमें आपके कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, जैसे सोडियम है इलेक्ट्रॉन त्यागने का काम करता है, तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागने का काम करता है, जब कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो वो आपके ऑक्सीकरण में आते हैं। मतलब परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन निष्कासन, परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन निष्कासन किस में आ जाता है, ऑक्सीकरण में। और अगर रिडक्शन की बात करें तो परमाणु द्वारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है ऑक्सीडेशन में, तो ऑक्सीजन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, ठीक है। ये छोटा सा अंतर बता दें किसमें मैंने आपको ऑक्सीडेशन में और रिडक्शन में, ऑक्सीडेशन कहा जाता है ऑक्सीकरण को, रिडक्शन कहा जाता है अपचयन को, ठीक है। तो ये कुछ अंतर, ये दो तो आप लोगों को शुरू से याद है, थोड़ा सा इनको ध्यान में रखते हुए ये दो भी याद रख लोगे और लास्ट वाला भी इजी है, ठीक है। हम बात कर रहे थे अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में। तो अपचयन अभिक्रियाओं की अगर हम बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि जब हम हेलो एल्केन की अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस से करवाते हैं, किसकी, हेलो एल्केन की अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस से करवाते हैं, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन करेगा और इसके अंदर जुड़ जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, RH हो जाएगा और बाहर क्या निकल जाएगा आपका HX। जहां हाइड्रोजन जुड़ते हैं उसे अपने क्या बोलते हैं, अपचयन। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका अपचयन, ठीक है। कोई एग्जांपल ले लेते अपने, मैंने ले लिया CH3, यहाँ ले लिया मैंने Br। जब इसके विक्रिया अपनों ने H2 के साथ करवाई तो क्या बन जाएगा, CH4 प्लस में HBr, CH4 प्लस में HBr। CH3 था, एक हाइड्रोजन आके इसके साथ जुड़ गया और एक हाइड्रोजन Br के साथ बाहर निकल गया, CH3 का CH4 बन गया और HBr आपका बाहर निकल गया। क्लियर बात। तो आज हमारा हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाओं वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। आई थिंक आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आपको अच्छे से समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो, और आपको जो समझ आ रहा है तो उसके लिए लाइक करें, कमेंट करें कि आपको कैसा समझ आ रहा है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस और बनाऊं। और जिन बच्चों को नोट्स वगैरह सब चाहिए, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टेस्ट सीरीज सब चाहिए, तो ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप से मेरे पेड कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा हेल्पलाइन नंबर डाल दूंगी, उस हेल्पलाइन नंबर से आप कांटेक्ट करके नोट्स वगैरह में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उसमें आप बात क्लियर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़िए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।